क्लास 9 स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अब मेरी आवाज़ हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं लग रही हो, लेकिन अब आपको पता है कि मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ। अभी हम क्लास 9 का सोशल साइंस का पेपर सोल्व करने जा रहे हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि PT1 एग्ज़ाम्स हमारे चल रहे हैं और ये पेपर केंद्रीय विद्यालय ने सेट किया है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस स्कूल से हैं, क्योंकि हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे सामने हैं जो कि हर स्कूल वही फॉलो करता है। तो सोशल साइंस का पेपर हम सोल्व करेंगे किस तरह से। हमारे पास क्वेश्चन पेपर की PDF के साथ मैंने सभी आंसर्स की PDF रेडी कर ली है। अब वो PDF लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मेंबरशिप का बटन दबा सकते हैं, जिसके बाद आपको सारे क्वेश्चन पेपर्स की PDF मिल जाएंगी विद डिटेल आंसर। जिसके आंसर्स अवेलेबल हैं वो आंसर्स आपको मिल जाएंगे, बाकी क्वेश्चन पेपर की PDF मिल जाएगी। अब आते हैं अपने मेन पार्ट पर। अच्छा, हम पेपर को सोल्व कैसे करेंगे। लास्ट के क्वेश्चन जो मैप्स के होते हैं वो हम कैसे करेंगे, वो हम आपको बिल्कुल तरीके से बताएंगे जैसे आपको समझ में आएगा। हर चीज़ को लिख के समझाएंगे, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की फर्स्ट पेज पर। हमारे पास जो पीरियोडिक टेस्ट 1 का क्लास 9 का सोशल साइंस का पेपर है, ये मैक्सिमम मार्क्स इसके आपके 90 जाएंगे। 1.5 घंटा आपको पेपर मिलेगा सोल्व करने के लिए। और अब स्टार्ट करते हैं कहाँ से। हालांकि मैक्सिमम मार्क्स 90 जाते हैं, लेकिन इस पेपर के कितने हैं, 40 हैं। तो आपको पता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन ए में हमारे सामने क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द मेन एम ऑफ सोशल साइंस। तो सोशल साइंस बेसिकली सामाजिक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। टू स्टडी ओनली एंशियंट हिस्ट्री, नहीं। टू अंडरस्टैंड सोसाइटी, ह्यूमन बिहेवियर एंड द रिलेशनशिप अमंग पीपल, इंस्टीट्यूशंस एंड द एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही एंड परफेक्ट एग्जाम्पल है, परफेक्ट डेफिनेशन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर। ये सोशल साइंस को पढ़ने का मेन या एक्सप्लेन करने का मेन एम यही होता है कि हम अंडरस्टैंड करें कि समाज कैसे काम करता है, ह्यूमन बिहेवियर कैसे काम करता है, कैसे हमारे रिलेशनशिप होते हैं लोगों के बीच में, इंस्टीट्यूशंस और एनवायरनमेंट कैसे काम करता है, ठीक है। इसी तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म इज क्रिएटेड मेनली बाय द डिपोजिशन ऑफ रिवर सेडिमेंट्स। तो सेडिमेंट्स क्या होता है, बेसिकली सेडिमेंट्स होता है जो रिवर के अंदर रेतीला पथरीला रेत होता है, पत्थर टूट टूट कर जो रेत बनता है, जो एक तरफ से एक जगह से दूसरी जगह तैरता रहता है, तो वो रिवर सेडिमेंट्स होते हैं। उनके इकट्ठा होने से किस तरह का लैंडफॉर्म बनता है ये आपको बताना है। सी आर्क बनता है, डेल्टा बनता है, ऑप्शन सी केव बनता है, या सैंड ड्यून्स बनता है। तो आपको पता होना चाहिए डेल्टा बनता है, ठीक है। ये डेल्टा वर्ड याद रखना। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि डेल्टा किस चीज़ से बनता है, तो रिवर के सेडिमेंट से बनता है, ठीक है। डिपोजिशन ऑफ रिवर सेडिमेंट्स, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर भी। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। इन अ डेमोक्रेसी अकाउंटेबिलिटी मीन्स। ये हमारे अभी आपको पता है कोकरोच जनता पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर रही है, जिसमें वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का रिजिग्नेशन मांग रही है। सिर्फ किस लिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में अगर किसी से कोई काम नहीं हो पाता तो उससे अकाउंटेबिलिटी मांगी जाती है। अकाउंटेबिलिटी पर वो कोई भी रिएक्शन दे सकता है, लेकिन हमारे पर्टिकुलर लोग रिएक्शन में क्या मांग रहे हैं, रेजिग्नेशन। तो डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जवाबदेही। ऑप्शन ए कहता है गवर्नमेंट इज आंसरेबल to the people, citizens obey only political parties, courts make all laws, only ministers can question the government। बिल्कुल नहीं, ये 3 पॉइंट नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा आपका। तो आंसरेबल होती है आपकी गवर्नमेंट टू द पीपल, क्योंकि हमारे देश क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेसी में हर इंसान हर चीज़ें किसके जवाबदेही किसकी होती है, जवाबदेही होती है गवर्नमेंट किसके प्रति, लोगों के प्रति। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। विच ब्रांच ऑफ सोशल साइंस मेनली स्टडीज हाउ गवर्नमेंट वर्क्स एंड हाउ सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस। तो सोशल साइंस की पर्टिकुलर कौन सी ब्रांच है ऐसी जो किसके बारे में पढ़ाई जाती है कि गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है और कैसे सिटीजन पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नेंस में, ठीक है। सरकार के भागीदारी किस में करते हैं, अध्ययन में, ठीक है। तो ऑप्शन ए हिस्ट्री, बी ज्योग्राफी, सी पॉलिटिकल साइंस और डी इकोनॉमिक्स। तो जहाँ पर भी पॉलिटिक्स की बात आए, गवर्नेंस की बात आए, गवर्नमेंट की बात आए, तो कौन सी ब्रांच पढ़ाती है हमें, पॉलिटिकल साइंस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 5 पर आते हैं। विच नेचुरल एजेंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग सी केव्स एंड सी आर्चेज। तो सी केव्स और सी आर्चेज बनाने के लिए कौन सा एजेंट मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा एजेंट, और वो भी नेचुरल एजेंट। तो ऑप्शन ए विंड, बी ग्लेशियर्स, सी सी वेव्स और डी ग्राउंड वाटर। तो ऑप्शन आपका क्या आंसर सही हो जाएगा, सी वाटर्स, ऑप्शन सी। सी वेव्स किसके लिए जिम्मेदार है, ये एक नेचुरल एजेंट है सी वेव्स, जिससे क्या बन जाता है, ये बनाते हैं सी केव्स बनाते हैं और सी आर्चेस बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 6 पर आते हैं। विच डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कंडक्ट्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया। पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट और ग्राम सभा। ग्राम सभा गांव के बारे में सब चीज़ें देखती है, पार्लियामेंट लॉ बनाती है, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस देखते हैं कि किसको मिली नहीं मिली, पनिशमेंट्स देखते हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जस्ट क्या कराती है, फेयर इलेक्शन कराती है भारत के अंदर। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। विच
ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग क्या है, इसका कौन सा एग्जाम्पल है? तो केमिकल वेदरिंग क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है? डिजोल्विंग ऑफ लाइमस्टोन बाय एसिडिक वाटर। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बेसिकली वेदरिंग एक ऐसा शब्द है जो समझाता है हमें कि कैसे एक पर्टिकुलर चीज़ की फॉर्म चेंज हो रही है। अब केमिकल वेदरिंग में क्या होगा? केमिकल कंपोजिशन चेंज होती है। जैसे केमिकल वेदरिंग में आप देखोगे कि पत्थर के जो न्यूट्रिशन होते हैं, मिनरल्स होते हैं पत्थर के अंदर, रॉक के अंदर, वो चेंज हो जाते हैं पर्टिकुलर कुछ केमिकल रिएक्शंस की वजह से। और वो केमिकल रिएक्शन किन की वजह से होती है? कहीं पर पत्थर के साथ केमिकल रिएक्शन वाटर से हो जाती है, कई बार एयर से हो जाती है, और कई बार कुछ एसिड से हो जाती है। और यहीं पर उस एसिड का जिक्र हुआ है सेकेंड ऑप्शन में कि डिजोल्विंग ऑफ लाइमस्टोन। जब हम लाइमस्टोन को एसिडिक वाटर में डालते हैं तो वो डिजोल्व हो जाता है, और वो एक कैसी तरह की इक्वेशन है? केमिकल इक्वेशन बनती है। और उस केमिकल चेंज की वजह से क्या कहलाता है? वो केमिकल वेदरिंग कहलाता है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ केमिकल वेदरिंग। ठीक है। और फिर आता है एक फिजिकल वेदरिंग, वो देखेंगे आगे, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। विच कंट्री फॉलोज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म क्या, राष्ट्रपति शासन प्रणाली क्या कहलाती है, कौन सी होती है, वो आपको बतानी है। तो आपके सामने ऑप्शन ए इंडिया में, कनाडा में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, या स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है प्रेसिडेंशियल, जो आपकी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कहाँ पर है? जहाँ पर डेमोक्रेसी तो है बट उसकी जो पावर है वो किसके पास है? मतलब उसके जो हेड है वो कौन है? प्रेसिडेंट है। हमारे यहाँ हेड कौन है? हमारे यहाँ फर्स्ट पर्सन, टॉप मोस्ट जो पर्सन है वो तो प्रेसिडेंट है, बट पावर्स किसके पास है? पावर्स हमारे पास हैं पीएम के पास, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर के पास। लेकिन यूएस में प्रेसिडेंट की कौन है? के पास है। तो जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट्स में है। कहाँ पर है? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन 9 पर आते हैं। असर्शन और रीज़न। आपको पता है असर्शन एक स्टेटमेंट होता है, रीज़न उसका रीज़न दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक स्टेटमेंट है कि दही सफ़ेद है, दही सफ़ेद है, और रीज़न दे दूँ इसका, ये असर्शन है। और रीज़न क्या है? क्योंकि दही खट्टी होती है। अब आप मुझे बताओ, ये दोनों बात, ये ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है, ठीक है, बट क्या रीज़न सही एक्सप्लेन करता है ए को? क्या दही का रंग सफ़ेद इसलिए होता है क्योंकि दही खट्टी होती है? नहीं। इसका मतलब है बोथ आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बताना होता है। ये एक एग्जाम्पल था जो समझाता है कैसे आर ट्रू तो हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सही एक्सप्लेन भी करे ए को। अब देखते हैं। डेल्टाज आर हाईली सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। तो कहा गया है कि डेल्टा हाईली सूटेबल है एग्रीकल्चर के लिए, ये बात बिल्कुल सही है। अब इसका वो देखते हैं रीज़न क्या दिया है। रिवर्स डिपॉजिट फर्टाइल एलुवियल सोयल एट देयर माउथ्स। बिल्कुल सही बात है। जो नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी को निक्षेप करती हैं, वहाँ पर इकट्ठा कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? वो जहाँ बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है, एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल हो जाती है। तो ये दोनों बात ट्रू है, और फर्स्ट बात को रीज़न बिल्कुल सही तरीके से बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो बोथ ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, असर्शन वही स्टेटमेंट और रीज़न। फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स को। बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू बात है। हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं वो लोगों के फ्रीडम को और डिग्निटी को, सिटीजन्स की प्रोटेक्ट करते हैं। रीज़न देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स कैन नेवर बी एनफोर्स्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो क्या ये बात अपने आप में सही है? नहीं। तो आर क्या है हमारा? फॉल्स है। तो ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। फंडामेंटल राइट कैन बी एनफोर्स्ड इन कोर्ट्स। यहाँ कैन नोट आया ना, यहाँ पर आना चाहिए कैन नेवर, यहाँ पर आना चाहिए कैन बी एनफोर्स्ड इन कोर्ट्स। दैट्स व्हाट मेक्स देम फंडामेंटल, तभी वो फंडामेंटल कहलाते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। सी में क्या लिखा है? ए तो ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है। सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके सामने है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के आंसर हम कुछ इस तरफ लिख लेंगे। एक्सप्लेन एनी टू रीजंस व्हाई सोशल साइंस इज इंपॉर्टेंट फॉर रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप। तो रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप के लिए सोशल साइंस क्यों ज़रूरी है? देखो, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, जिससे कि मेरे साथ लिखोगे तो याद हो जाएंगी चीज़ें। एंड हाउ डिसीजंस आर मेड। ठीक है। सो वी आर बेटर प्रिपेयर्ड टू, अब इसको आंसर पूरा मैं लिखवा सकता हूँ बट
क्योंकि मैंने इसके लिए आंसर प्रिपेयर करके रखा है तो हम चलते हैं अपने आंसर पर। सेक्शन बी के 11th क्वेश्चन पर हमारे आंसर शीट में, सेक्शन बी के 11th क्वेश्चन पर हमारी आंसर शीट में, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड करना, ये हमारी मदद करता है। किन 2 चीज़ों में मदद करता है सोशल साइंस? सिटीजनशिप में रिस्पॉन्सिबल बनने के लिए। एक कि ये हमें अंडरस्टैंड करने में मदद करता है कि कैसे गवर्नमेंट काम करती है, फंक्शन करती है, और कैसे डिसीजन लिए जाते हैं, डिसीजंस आर मेड। सो वी आर बेटर प्रिपेयर टू पार्टिसिपेट रिस्पॉन्सिबली इन सिविक लाइफ। तो सामाजिक ज़िंदगी में हम कैसे बेहतर तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं उसके लिए तैयार होते हैं हम। तो बेटर प्रिपेयर्ड होते हैं, बेहतर तरीके से तैयार होते हैं किस में पार्टिसिपेट करने के लिए? रिस्पॉन्सिबली इन सिविक लाइफ। सामाजिक जो जीवन होता है उसमें सही तरीके से निर्णय कैसे लिए जाते हैं इसके बारे में सीखते हैं। सेकंड पॉइंट, ये हमें मजबूती देता है अवर एबिलिटी टू थिंक अबाउट शेयर्ड चैलेंजेस। जो हमारे चैलेंजेस होते हैं जिसमें हम चीज़ें को शेयर करते हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट को शेयर करते हैं हम एक दूसरे के साथ, प्रोटेक्शन करते हैं उसकी, ठीक है, पब्लिक हेल्थ हो गई, टीचिंग हो गई, अस टू आस्क इन्फॉर्म्ड क्वेश्चंस अबाउट देयर कॉजेज, इफेक्ट्स एंड पॉसिबल सिचुएशंस या सॉल्यूशंस। इनके बारे में जो हम शेयर करते हैं चीज़ों को, उसको लेके हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, हमारी स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं, हमारी एबिलिटी को, हमारी सोचने की एबिलिटी को मजबूत करते हैं। तो ये 2 पॉइंट हो गए। इसके अलावा 11th क्वेश्चन में देखोगे अगर आप तो और पार्ट आएगा, ठीक है। 11th क्वेश्चन में और पार्ट है। दूसरा क्वेश्चन कहता है नेम एनी 2 कोर डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंस एंड राइट व्हाट ईच स्टडीज। तो 2 कोर डिसिप्लिन आपको बताने हैं। 2 कोर डिसिप्लिन क्या है? 2 कोर डिसिप्लिन का मतलब है 2 कोर सब्जेक्ट्स बताने हैं सोशल साइंस के। तो एक आप लिख दोगे ज्योग्राफी, एक आप लिख दोगे पॉलिटिकल साइंस, और इसके साथ आपको एक और चीज़ बतानी है जो कहा गया है कि राइट व्हाट ईच स्टडीज़, दोनों में क्या पढ़ाया जाता है। तो आप क्या लिखोगे? ज्योग्राफी स्टडीज द अर्थ, its environments and the relationship between people and their surroundings। क्लियर? और पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो एनालाइजेस सिस्टम्स, systems of governance, power and the rights and responsibilities of citizen। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखते हैं सेक्शन बी का 12th क्वेश्चन। स्टेट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग। जैसे कि मैंने बताया था आपको फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग में फ़र्क क्या है। फिजिकल वेदरिंग, अगर एक पत्थर है वो टूट जाता है स्मॉलर पीसीज ड्यू टू टेम्परेचर, तो आप लिखोगे फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग। अब इसमें क्या है कि रॉक कैसे टूटती है? rocks breaks into smaller pieces due to temperature changes, frost और wind। मतलब कोई भी फिजिकल चेंज आ रहा है उसमें। और बात करते हैं केमिकल चेंज की, तो कोई भी केमिकल चेंज आएगा, जैसे मिनरल्स हो गए आपके रॉक के अंदर जो होते हैं, minerals in rock change due to reactions with water, air and or acids। क्लियर? एक हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि नो चेंज इन द मिनरल कंपोजिशन ऑफ द रॉक। यहाँ पर क्या होगा? नो चेंज इन द मिनरल कंपोजिशन ऑफ द रॉक। और यहाँ पर लीड्स टू, क्या लीड करता है? लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। ठीक है, इसके बाद आता है 13th क्वेश्चन पर। मेंशन एनी 2 फीचर्स ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। पॉपुलर सॉवरेनिटी के 2 फीचर्स आपको लिखने हैं। तो आइडिया ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी
मीन्स दैट द स्टेट डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल। स्टेट चलता है वो किससे चलता है? पीपल की अथॉरिटीज से, पीपल के द्वारा चुने गए लोगों के पावर से। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर लाइज विद दैम, उनके पास होती है अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर। और दूसरा पॉइंट हो गया आपका एवरी सिटीजन 18 ईयर्स, ये मैंने आंसर लिखा था तो इसका आपको 13 का सेकंड, ये रहे दोनों पॉइंट। आइडिया ऑफ पॉपुलर सोवरेंटी का मतलब क्या है कि स्टेट डिराइव करता है अपनी अथॉरिटी को किसके द्वारा? पीपल के द्वारा। और अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर किसके पास है? पीपल के पास है। हर सिटीज़न 18 ईयर्स ऑफ एज, जिसकी 18 साल उम्र हो गई है या उससे ज़्यादा है, उसके पास राइट टू वोट है। किसके थ्रू? अ सीक्रेट बैलेट नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब हर इंसान जिसकी उम्र 18 से प्लस हो गई है या 18 हो गई है, उसके पास एक अधिकार है कि वो बिना किसी को दिखाए एक वोट, राइट टू वोट है उसके पास, बिना किसी को दिखाए एक बैलेट पर, सीक्रेट बैलेट के थ्रू वो वोट डाल सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। एक्सरसाइज टू इलेक्ट गवर्नमेंट, और ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे क्या करते हैं? गवर्नमेंट बनती है। और क्या चुने जाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉपुलर सोवरेनिटी के दो फीचर्स हैं। सेकंड 14th क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ मीडिया इन अ डेमोक्रेसी। 14th क्वेश्चन आपका है फंक्शंस ऑफ मीडिया इन अ डेमोक्रेसी। कोई दो फंक्शन बताने हैं आपको। तो मीडिया के फंक्शन क्या है डेमोक्रेसी के अंदर? अ वॉइस ऑफ द मासेस, मतलब जो जन समूह है, मीडिया जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, जो पीपल है ऑफ द कंट्री, इट कीप्स पीपल इन्फॉर्म्ड। लोगों को सही जानकारी प्रोवाइड करना, लोगों के लिए आवाज़ उठाना, डेवलपमेंट के लिए आवाज़ उठाना, डेवलपमेंट के बारे में बताना, वर्ल्ड में क्या चल रहा है ये बताना। तो वॉइसेस ऑफ द मासेस, लोगों की आवाज़ है मीडिया। सेकंड पार्ट क्या है? काम क्या है? फीचर क्या है? फंक्शन क्या है मीडिया का? कि न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स, सोशल मीडिया रेज करे इशूज़ को जो कंसर्निंग है द पीपल एंड कंट्रीब्यूट टू द रिजोल्यूशन। तो लोगों के लिए क्या ज़रूरी है? उन आवाज़ों को उठाना, वो जो कंसर्निंग इशूज़ हैं उन्हें उठाना, सामने लाना। न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया का ये काम है। इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारी डेमोक्रेसी है उसका फोर्थ पिलर कौन है? डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है मीडिया। तो विच इज़ वाई हम कहते हैं मीडिया इज कॉल्ड द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। 15th क्वेश्चन आपसे कहता है कि एडवांटेजेस ऑफ डेल्टाज फॉर ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ के लिए डेल्टाज की क्या एडवांटेजेस है वो लिखने हैं आपको। तो डेल्टा आपको बताया था, जो सेडिमेंट्स होते हैं रिवर के, वो जब इकट्ठा हो जाते हैं मुहाने पर तो बहुत उपजाऊ ज़मीन बन जाती है, और वो बहुत अच्छे उपजाऊ लोग, खेती के लिए बहुत अच्छी ज़मीन होती है। और खेती कौन करता है? ह्यूमन। तो ह्यूमन लाइफ के लिए कैसे एडवांटेज हो गई? एक तो ह्यूमन वहाँ पर फर्टाइल लैंड पर फार्मिंग कर सकता है, एग्रीकल्चर कर सकता है। तो डेल्टाज आर हाईली फर्टाइल ड्यू टू रिच एलुवियल सॉइल, जिससे कि वो क्या बन जाती है? आइडियल, बहुत अच्छी और आइडियल बन जाती है एग्रीकल्चर के लिए। क्रॉप जैसे कि राइस और जूट वहाँ पर बेस्ट रहते हैं उगाना। सेकंड पॉइंट है आपका कि ये सब फिशिंग को सपोर्ट करता है। ये पॉइंट कैसे? आर सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन सिंस रिवर्स